एंटोन वन ल्यूहाक है जिसने फर्स्टली जो पूरा स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोप का वो एज अ बायोलॉजिस्ट दिया है। वैसे एंटोन वन ल्यूहाक जो है वो बैक्टीरियोलॉजी के लिए भी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इसने फर्स्टली बैक्टीरिया जो है उसको डिस्कवर किया था। So in 1661, he discovered bacteria, free living and parasitic microscopic protists, sperm cells, blood cell and microscopic nematodes. तो इतनी सारी चीज़ें जो इसने आइडेंटिफाई की हैं और फाउंड की हैं, तो वो किसके बेसिस पे की होंगी? जस्ट आफ्टर वॉचिंग इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो इसलिए कहा जाता है ये सबसे एक तरीके से कह सकते हो कि ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे। ये अच्छे माइक्रोबायोलॉजिस्ट रहे हिस्ट्री में। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट के उस पर इसने सबसे पहले एक तरीके से पूरे बायोलॉजिस्ट की जो अटेंशन है वो किसके थ्रू डिवर्ट की? थ्रू द माइक्रोस्कोप्स। कि माइक्रोस्कोप वो चीज़ है जिसमें हम ऐसी बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं जो हमें नॉर्मली नेकेड आइज से नहीं दिखती। सो ये कुछ डायग्राम है जो कि माइक्रोस्कोप है दैट वाज यूज्ड बाय द एंटोन वॉन ल्यूहाक, दिस वन। Or there are some old pocket microscope which has been used in the ancient time. Now the today's world, what kind of microscope we are using today? So firstly, the main focus of the whole microscope phenomena is based on the magnification. Like what kind of magnification, what era of the magnification can be done by a particular kind of microscope. So if we talk about the magnification here, so the very first thing, the degree of enlargement. मैग्नीफिकेशन की हम जब भी बात करें तो पहली चीज़ हमारी क्या है? एनलार्जमेंट। लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख रहे हैं तो उसका कितना पर्टिकुलर पार्ट वो कितना एनलार्ज कर सकता है, उसकी डिग्री को इतना एनलार्ज कर सके कि हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को क्लियरली देख सकें। नंबर ऑफ टाइम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मल्टीप्लाइड। तो अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें तो उसमें उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो क्वांटिफाई होना चाहिए, लेंथ भी, ब्रेथ भी और डायमीटर भी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप उसकी लेंथ बढ़ा दो या ब्रेथ बढ़ा दो या सिर्फ डायमीटर पे हम काम कर रहे हैं, तो उसके उसका प्रॉपरली उसकी हर एक एंगल से उसका क्या होना चाहिए? एनलार्जमेंट होना चाहिए। एंड मैग्निफिकेशन वर्सेस शार्पनेस। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ को हमने बड़ा तो कर दिया बट इट इज़ नॉट क्लियर। जब हम माइक्रोस्कोप को सेट भी करते हैं तो उसमें शार्पनेस भी एक चीज़ होती है। ठीक है, कुछ चीज़ तुम्हें धुंधली दिखाई दे रही होती, काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही होती, बट दैट वाज नॉट क्लियर, तो तुम उसमें देख नहीं सकते। तो इसलिए मैग्निफिकेशन तो होना चाहिए, साथ में क्या होनी चाहिए? उसकी शार्पनेस भी होनी चाहिए, अदरवाइज दैट थिंग विल नॉट बी इन एनी यूज़। तो उसमें अगर उसे यूज़फुल बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है, एप्लीकेशन बेस्ड आपको यूज़ करना है, तो उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए? मैग्निफिकेशन भी होना चाहिए और शार्पनेस भी होनी चाहिए। So they can be useful magnification and empty magnification. तो useful magnification जब आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई भी कर सको, और एक तरीके से empty magnification में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, जस्ट आप उसको मैग्नीफाई कर सकते हो but you cannot be able to study that. So there are some terms which are related to the microscopy. जब भी हम माइक्रोस्कोपी को पढ़ रहे हैं तो कुछ टर्म्स हैं जो ये पता होनी चाहिए, what are the meaning of these terms. The first is resolution here. The ability to reveal closely adjacent structure detail as separate as and distinct. तो resolution का मतलब होता है, मानो एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो एक स्टोमेटा है जिसको हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। अब स्टोमेटा के स्ट्रक्चर्स में एक स्टोमा होगा, ठीक है, पोर होगा उसमें बीच में। तो उस स्टोमा का एक पोर है, फिर उसके बाद गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल के बाद उसमें एपिथेलियल सेल्स हैं। तो अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, या फिर कह सकते हो कि वो कितना सेपरेटली विजिबल है। एक तो हो सकता है कि तुमको सब दिख रहे हैं बट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई और यू कैन नॉट सेपरेट द गार्ड सेल टू द एपिथेलियल सेल। गार्ड सेल और एपिथेलियल सेल को जब तक तुम सेपरेटली नहीं पढ़ सको या फिर तुम नहीं देख सको कि वेयर इज द एग्जैक्टली पोर इज सिचुएटेड, गार्ड सेल किस जगह पे है और एपिथेलियल सेल किस जगह पे है, तो वो जो पावर होती है माइक्रोस्कोप की कि वो आपको कितना सेपरेटली एनालाइज करा सकता है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज द रिजोल्यूशन। तो हर चीज़ जैसे हमारे माइक्रोस्कोप में भी देखा हमने 40x पे देख सकते हैं, हम 100x पे देख सकते हैं, 10x पे देख सकते हैं, तो दे आर देयर रिजोल्यूशन पावर्स। तो किसी पे वो रिजोल्यूशन क्या होता है? कम होता है, तो तुम उसको क्लियरली सेपरेट आउट नहीं कर सकते या क्लियरली उसकी डिटेल को
जो भी कोई चीज़ें पास पास प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको हमें क्लियरली देखना है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज देयर रेजोल्यूशन पावर। तो जितना आप उसके अंदर देख सकते हो, दैट इज देयर बेसिकली देयर रेजोल्यूशन ability of that particular microscope. Now the limit of resolution. So the minimum distance between two visible bodies at which they can be seen as separate and not in contact with each other. So this can be called as a limit of the resolution. तो एक तरीके से वो मिनिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन टू बॉडीज, लाइक गार्ड सेल है और एपिथेलियल सेल है अगर, तो उसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, अगर वो तुमको दिखा रहा है, जितने मिनिमम डिस्टेंस हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे देख पा रहे हैं, तो वो क्या है, उसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है। उतना ही रिजोल्यूशन वो कर सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। तो हर चीज़ की लिमिट्स होती हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर लिविंग बीइंग फंक्शन हो। तो यहाँ पे अगर इसमें लिमिट्स हैं, तो लिमिट्स उसकी एक तरीके से कह सकते हो कि इतना जो मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ डिस्टेंस है, जितना वो दिखा सकता है दो एडजेसेंट बॉडीज के बीच में, दैट विल बी कॉल्ड एज देयर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। Here is some numeric formula by which you can get the limit resolution. Like the wavelength को अगर तुम 0.61 से मल्टीप्लाई करके उसकी नम अपर्चर से, नम अपर्चर होता है माइक्रोस्कोप का, हर एक माइक्रोस्कोप का एक नम अपर्चर होता है, अभी तुम जब डायग्राम देखोगे माइक्रोस्कोप के तब पता चल जाएंगे। तो उसके नम अपर्चर से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका लिमिट रेजोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ माइक्रोस्कोप्स के टाइप भी दिए इन्होंने एंड देयर रिजॉल्विंग पावर्स भी दी हुई हैं। Like if we talk about the compound microscope, their resolution power will be like 200 nanometers. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक तरीके से कह सकते हो कि तुम्हें बहुत टाइनी ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखा सकती। 200 nanometer is like a quite size if we talk about a microorganism, क्योंकि कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो 15 नैनोमीटर्स के होते हैं। तो अगर 15 नैनोमीटर्स हैं या 100 नैनोमीटर्स है, जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स जो हैं, अगर हम उनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हम उनको नहीं देख सकते। इसकी रिजोल्विंग पावर क्या है, सिर्फ 200 नैनोमीटर। मींस अगर कोई स्ट्रक्चर जिसका साइज 200 नैनोमीटर से बड़ा है, सिर्फ वही चीज़ें हम किसके अंदर देख सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। अगर हमें बहुत छोटे साइज की चीज़ें देखनी है, लाइक अप टू 10 नैनोमीटर और 0.1 और 0.2 नैनोमीटर, नॉट 0.1, 0.2 नैनोमीटर, तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा इन्हेंस्ड जो माइक्रोस्कोपी है कह सकते हो, जिससे सबसे ज़्यादा माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं, वो किसके अंदर आती है, दैट विल बी कम अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर ये दो ब्रॉड माइक्रोस्कोप्स हैं, एक तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दे कैन बी कॉल्ड एज सैम और टेम। बहुत कैसे जितने भी रिसर्चर्स हैं जो स्टडी करते हैं, या फिर जितने भी एमएससी में जो तुम डिसर्टेशन करोगे या फिर जब पीएचडी करते हैं तो उसमें रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट हैं, वो हम कभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं करते क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। क्योंकि जब भी स्टडी रिसर्च लेवल पे होती है तो हम बहुत माइन्यूट पार्टिकल को एनालाइज करते हैं। तो उस टाइम पे माइन्यूट पार्टिकल्स को एनालाइज करने के लिए हमें जो है वो हाई रिजॉल्विंग पावर वाले ही माइक्रोस्कोप्स हैं, उनकी ज़रूरत होती है, लाइक द सैम और टेम। और ये जल्दी से मिलते भी नहीं, अवेलेबल भी नहीं होते, लाइक क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो इसलिए सैम और टेम मिलना आसान नहीं होता। सैम तो फिर भी मिल जाता है, टेम जो है वो तो ऐसे होता है कि कोई गवर्नमेंट बॉडी है तो उसने टेम को रख रखा है, फिर बहुत रेयर, कोई बहुत अच्छी प्राइवेट रिसर्च लैब है तो उसके पास टेम मिल जाएगा। तो टेम का मिलना भी आसान नहीं होता, तो बहुत से लोगों को अपने सैंपल इधर से उधर भेजने पड़ते हैं जस्ट फॉर देयर कि उनका क्या एनाटॉमिकल पोर्शन रहा हुआ है, तो उसको अगर चेक करना है, साइज चेक करना है। जनरली ये दोनों चीज़ें साइज चेक करने के लिए होती हैं। मतलब कोई भी पार्टिकल हम बना रहे हैं, कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, अगर हम उसका साइज देखना चाहते हैं तब हम क्या करते हैं, सैम और टेम का यूज़ करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो मोस्टली जो सेल का जो ऑर्गेनेल्स हैं, जो हम मतलब एक नॉर्मल या तो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, दोनों की नॉर्मल एनाटॉमिकल पोर्शन को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं। लेकिन अगर मानो तुमको एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की भी मेम्ब्रेन देखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया तक जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे हम देख सकते हैं, या फिर रिवर्स फॉलिकल के अंदर हम देख सकते हैं।
लेकिन अगर देखना चाहते हैं हम कि उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो उसका इंटरनल मैट्रिक्स है, जहाँ पे मान लो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, उस पर्टिकुलर पोर्शन को अगर हम देखना चाहें तो वी कैन नॉट सी देम बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तब हमें इस तरीके के माइक्रोस्कोप जो है, सेम और टेम ऐसे माइक्रोस्कोप की नीड होती है, या फिर हम फिश यूज़ करते हैं, अभी पढ़ेंगे हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। So the capacity of an object to render outline the image of an object and clear the distinct. I think this is clear about the definition part. Now we will see the type of microscopes. तो माइक्रोस्कोप का नॉर्मल फिनोमिना जो है वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा व्हाई वी आर यूजिंग माइक्रोस्कोप्स. So now we have to see what kind of the microscopes are present. Simple microscopy, okay, compound microscope, phase contrast microscope, dark brown microscope, fluorescent microscopy, and electron microscope and others. तो जो जनरली यूज़ होते हैं, मतलब लाइक हमारी लैब में या फिर जो बच्चे ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल तक यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप. उसके बाद के जितने भी 3 माइक्रोस्कोप हैं नीचे वाले, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दे हैव टू बी यूज्ड फॉर अ हाई रिसर्च पर्पस. तो जितने भी जो बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं या फिर कुछ मतलब डिटेल काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये 3 लास्ट वाले यूज़ हो सकते हैं. जो ये फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप है, ये मोस्टली यूज़ होता है तुम्हारे, जैसे हम डीएनए क्रोमोसोम्स की स्टडी कर रहे हैं, तो क्रोमोसोम आरएनए को देखना है हमें, डीएनए को देखना है सेल के अंदर, तो उसके लिए हम फ्लोरेसेंस को यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रॉन भी उसी चीज़ के लिए, बहुत टाइनी अपर्चर है कोई, तो उसको देखने के लिए. लेकिन नॉर्मल जो हम सेल या टिश्यू एनालिसिस जो है वो किसके लेवल तक कर सकते हैं, कंपाउंड या फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के लेवल तक कर सकते हैं. So just take a look on the compound microscope. This compound microscope made by John Koff in 1750. So that was the old version. अब का माइक्रोस्कोप थोड़ा थोड़ा इसके ऐसे दिखता है, लेकिन अब उसमें बहुत सी एड ऑन चीज़ें आ गई हैं. इसमें कौन है? अच्छा, क्लास का टाइम 10 बजे है बेटा, 11 बजे नहीं है, 10:30 नहीं है. कल से टाइम पे आना. डेली क्लास है तुम्हारी, तो इस तरीके से लेट मत होना. आज तुम सबको अटेंडेंस में दे रही हूँ क्योंकि तुम लेट आए हो, तुम्हारी फर्स्ट क्लास है. लेकिन उसके बाद ऐसे मत करना, टाइम से आ जाना. तो ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जॉन कफ ने बनाया था 1750 में. लेकिन आज का जो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, दैट इज लुक लाइक दिस. इसमें आप देखो इसके पार्ट कौन कौन से हैं जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम यूज़ कर रहे हैं. दैट इज द फर्स्ट पार्ट इज ऑक्यूलर, दिस वन, जहाँ से हम देखते हैं. ठीक है, तो ये ऑक्यूलर कहलाता है. दैट इज अ आई पीस. यहाँ से ही हम जो मतलब देखने का सारा काम है, जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा, वो यहीं से स्टार्ट होता है. Then the body or the tube. So after that there will be a body or this tube like structure. Then coarse focusing knob. तो यहाँ पे बहुत सारी फोकसिंग नॉब है जिससे हम फोकस करते हैं, ऐसे घुमा घुमा के, वो जो बड़ा वाला ब्लैक कलर का होता है, तो दैट इज कॉल्ड द फोकसिंग नॉब. ये यहाँ पे. देन फाइन फोकसिंग नॉब, उसमें जस्ट उसके पास ही में एक होती है जिसको हम एक पतली सी और होती है उसमें, एक तो ब्रॉड होती है, एक थोड़ा सा उससे जो होता है उसका स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हो फोकसिंग नॉब तो उसके अराउंड ले जाती है हमें. ये स्ट्रक्चर जहाँ हमें दिखना स्टार्ट होता है, अगर हम उसको और थोड़ा शार्पन करना चाहें, एक तरीके से कह सकते हो कि फोकसिंग नॉब जो है वो जो तुम्हें रिजोल्यूशन पार्ट दिखाती है उसका. लेकिन अगर हम इसे शार्पनेस करना है तो हम किस में काम करते हैं, फाइन फोकसिंग नॉब को एडजस्ट करते हैं. फिर यहाँ पे मूवेबल स्टेजेस होती हैं. ऑब्जेक्टिव लेंस प्रेजेंट होंगे, ये ऑब्जेक्टिव लेंस होंगे, ये स्टेज है जिसके अंदर हम अपना स्लाइड रखते हैं जिसके ऊपर. कंडेंसर लेंसेज होते हैं. तो यहाँ पे इसके जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन है, इसमें जो स्लाइड के जो नीचे दिखता है, दैट इज कॉल्ड द कंडेंसर लेंसेज. फिर यहाँ पे फील्ड आइरिस होती है, इसके बीच में प्रेजेंट होती है यहाँ पे, जो कि एक तरीके से लाइट को पास कराने के लिए जो काम करती है. डायफ्राम है ये पूरा, दिस इज कॉल्ड द
डायफ्राम, जहाँ नीचे से लाइट जाती है ऊपर की तरफ, वो दैट इज कॉल्ड द डायफ्राम। ये जिसके नीचे ये रिंग टाइप प्रेजेंट होती है, इसमें जो ब्लैक ब्लैक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, वो भी क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम रिंग। और जो भी मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जो डायफ्राम से जो लाइट इमिट हो रही है, तो उस लाइट एमिशन को एक तरीके से कंट्रोल करने का काम किसका है, वो इसका है, डायफ्राम कंट्रोल रिंग का। देन मिरर्स एंड लाइट, तो मिरर और लाइट तो यहाँ से आती है, और मिरर्स उसके नीचे, मिरर भी यहाँ पे लगा हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट होंगी, एक ऑक्यूलर कह सकते हो तुम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीडी पोर्शन। तो इसमें जो तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कौन कौन से पार्ट, वो एक तो ऑक्यूलर है अपना सबसे ऊपर, ठीक है, फिर उसके बाद एक ये आयरस, फिर देन कंडेंसर। कंडेंसर अगर नहीं होगा तो लाइट जो है उसमें से कभी भी पास नहीं हो पाएगी। कंडेंसर उसको एक तरीके से कंडेंस करके लाइट उसको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वो लाइट को क्या कराता है, पास कराता है। अगर ये यहाँ पे नहीं लगा होगा तो लाइट किस वेवलेंथ से स्ट्रक्चर से पास होगी, उसको वो कन्फाइन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कंडेंसर का होना यहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पे फोकसिंग नॉब बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट फोकस ऑन द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे जो मिरर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा अगर मिरर नहीं होगा। तो मिरर का काम यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्ट करना, और जब तक लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तब तक हमको दिखेगी नहीं, तो इसलिए रिफ्लेक्शन ज़रूरी है। तो ये सारे जो पार्ट हैं इसमें, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं अलग अलग, इनको बहुत ज़रूरी है, इनको हम सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग कि हमें कौन सा रेजोल्यूशन पावर पे दिखना है, या फिर हमारी कौन सी फोकल लेंथ होनी चाहिए, तो उसमें हम उसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 4x, यहाँ पे 4 तरीके के हमें अपने माइक्रोस्कोप में भी 4 वो दिखता है ये वाले। तो अब स्कैन है नॉर्मल, जो 4x स्लैब है वो जस्ट स्कैन करने के लिए, नॉर्मल देखने के लिए। लो पावर पे अगर देखना है तो दैट विल बी ऑन 10x। जनरली हम जब अपने सेल्स को देखते हैं, या फिर कोई भी हम जब स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, तो हम उसे 40x पे देखते हैं, क्योंकि वो क्या है, हाई पावर है। तो उसमें जो उसका मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन और शार्पनेस तीनों कैसे होते हैं, हाई होते हैं एट द 40x। लास्टली इज 100x। 100x का यूज़ हम सिर्फ तब करेंगे जब हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं। ऑयल को अगर ऑयल इमल्शंस हमें देखने हैं तब जाके हम 100x को यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑयल के अंदर जो एक तरीके से लाइट का जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, उसमें वो थोड़ा डिफ्लेक्शन हो जाता है रिफ्लेक्शन की वजह। तो उस चीज़ को क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए हमें रिजोल्यूशन को क्या करना पड़ता है, ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए ऑयल का इमर्शन हम किस पे देखेंगे, 100x पे देखेंगे। अदरवाइज जो और चीज़ें हैं, नॉर्मल स्कैन 4x, लो पावर पे देखना है 10x। अगर कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा है तो उसको आप लो पावर पे देख सकते हो, कोई बहुत छोटा है उसके एनाटॉमिकल पोर्शन को आपको क्लियरली देखना है तो आप किस पे देखोगे, हाई पावर पे 40x पे देख सकते हो। और ऑयल को देखना है तो दैट विल बी यूज ऑन द 100x। तो ये चारों ऑब्जेक्टिव लेंस जो हैं ये क्लियर होने चाहिए कि ऑब्जेक्टिव लेंस कौन से पर्टिकुलर चीज़ को, स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए कौन सा लेंस आप लोग जाके यूज़ करोगे। इसमें ऑयल इमर्जन का यही बताया कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैग्निफिकेशन क्यों चाहिए होता है, बिकॉज ऑयल प्रिवेंट्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आउटवर्ड एंड अलाउ इट टू पास स्ट्रेट टू द ऑब्जेक्टिव। इसलिए क्योंकि ऑयल जो है वो एक तरीके से रिफ्रैक्शन जो है वो बाहर की साइड करता है, तो इसलिए उसको प्रॉपर लेन में कन्वर्ट करने के लिए, उसको एक तरीके से कह सकते हो कि उसका पास ऑन करने के लिए हमें मैग्निफिकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। इसलिए हमें इसमें हाईएस्ट मैग्निफिकेशन की नीड है व्हेन वी आर यूजिंग द ऑयल इमर्शन। और ऑयल में अंदर कोई भी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि वाटर के अंदर क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हाइड्रोफोबिक होती हैं, वाटर के अंदर वो एक्सपोज नहीं कर पाती। तो जैसे हम मानो नॉर्मली तो हम स्टेन डाल देते हैं, अपनी प्लांट सेल्स हैं तो हाइड्रोफिलिक है सेल मेम्ब्रेन जो है, तो वो इजीली वो इन्हांस कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेगी, स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेगी। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वाटर के कांटेक्ट में आते ही बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती हैं। अगर वाटर के कांटेक्ट में आके कोई चीज़ श्रिंक हो रही है तो हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को क्लियरली नहीं पढ़ पाएंगे। तो उस टाइम पे हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ऑयल के अंदर देखते हैं। तो ऑयल के अंदर जब हम देखते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑयल के लिए रिसेप्टिकल्स होती हैं, तो वो इजीली उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, थोड़ा सा मैग्नीफाई हो जाती हैं। तो उसके बाद उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना
होता है ना, नॉर्मल अगर सीड की स्टडी करनी है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी लेयर्स बहुत ज़्यादा डेंस हैं, बहुत पास पास प्रेजेंट है, तो आप उसको पढ़ नहीं सकते, स्टडी नहीं कर सकते। तो आपको उसकी लेयर्स को या फिर उसके साइज को थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ता है, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। तो उस टाइम पे ऑयल को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू इंक्रीज देयर स्ट्रक्चर लिटिल बिट। तो उसके बाद जब उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा एनहांस हो जाएगा, उसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे पढ़ सकते हैं। अब इसमें सम मैग्नीफाइड वर्चुअल और डायरेक्ट इमेजेस हैं, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मोनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर, ट्राइनोक्यूलर, हाइड्रोजन, रैमस्टन, कंपेंसेटिंग। तो बेसिकली इसमें मोनोक्यूलर के अंदर हमें ये बाइलॉक्यूलर, उसकी ये डिपेंड करता है, ये जो ऑक्यूलर था हमारा यहाँ पे, समटाइम ये बाइलॉक्यूलर भी हो सकता है और ये ट्राइलॉक्यूलर भी हो सकता है। एक भी हो सकता है, मोनो भी हो सकता है, बाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है। दैट डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंबाइंड माइक्रोस्कोप वी आर बिल्डिंग हियर। तो क्योंकि इसके अंदर भी लेंसेज होते हैं, तो इसमें जो लेंसेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो नीचे हैं, जो स्लाइड को ऑब्जर्व करें, वही जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। Sometimes we have to make this ocular with a trimental structure. Bi, mono और tri हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसमें। टोटल मैग्निफिकेशन हमने देख ही लिया, 4x 10x आई पीसेस, 10x ऑब्जेक्टिव एंड 10x आई पीसेस। तो इसमें ये कंबाइन दिखाया है टोटल मैग्निफिकेशन, लाइक इसकी भी मैग्निफिकेशन और इसकी जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं इनकी मैग्निफिकेशन को भी इन्होंने क्या कर दिया है, सम कर दिया है इनका दोनों का। तो फिर देख सकते, लाइक अगर यहाँ पे हमारा स्कैनिंग ऑब्जेक्टिव की 4x है और आई पीस अपना कितने का है, 10x का है, तो हम उसे कितने पे देख रहे हैं, 40x पे देख रहे हैं। 10x अगर ऑब्जेक्टिव है और 10x ही यहाँ पे क्या है, आई पीस है, तो हम इसे कितने पे देख रहे हैं, 100x पे। उसकी टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगी, 100x। अगर 40x का ऑब्जेक्टिव है और 10x का आई पीस है, सो वी आर गोइंग टू सी देम ऑन द 400x। तो दैट इज बेसिकली टोटल मैग्निफिकेशन, जो कि आई पीस की भी और जो स्कैनिंग ऑब्जेक्टिव है, तो उन दोनों की मैग्निफिकेशन का सम अप जो है वो उसकी क्या कहलाता है, टोटल मैग्निफिकेशन कहलाएगा इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। So this, I think this is all clear. Like the parts of microscopes. They're the same: the iris, diaphragm, condenser, field diaphragm, diaphragm controller ring, focusing knob, illumination sources. तो इल्यूमिनेशन के लिए कुछ भी चीज़ यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक द सनलाइट, बैटरी ऑपरेटेड लैम्प, 16 वोल्ट बल्ब, क्वार्ट्ज हैलोजन लाइट. So these things basically used for the illumination part, but that depend on what kind of compound microscope we are going to use. तो उसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हो। लैम्प तो आजकल यूज़ होता नहीं है वैसे। जनरली जो है वो कौन सा है, बैटरी ऑपरेटेड लैम्प है या फिर 16 वोल्ट बल्ब जो है, और क्वार्ट्ज हैलोजन लाइट। तो ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। लैम्प और सनलाइट भी, हम सनलाइट में भी देखते हैं कभी कभी। जो नॉर्मल हमारा माइक्रोस्कोप है जो लैब के अंदर रखा हुआ है, सीआईएफ में नहीं, जो नॉर्मली तुम्हारी लैब में है, तो उसको हमें उसमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो सनलाइट वहाँ पे जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक उसमें हमें दिखेगा नहीं। लेकिन अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, तो लाइट माइक्रोस्कोप में क्या है, हमें पर्टिकुलर एक नॉर्मल जो हेलोजन बल्ब या लाइट है जो कि उसके नीचे वहाँ पे होनी चाहिए प्रेजेंट। फिल्टर्स हैं इसमें, लाइक ब्लू, ग्रीन, हीट एब्जॉर्बिंग फिल्टर, बैरियर फिल्टर्स। फिल्टर्स भी जो है वो यूज़ होते हैं अगर हम कोई ऐसा चीज़ उसमें यूज़ कर रहे हैं जो कि हीट क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। अगर इल्यूमिनेशन के टाइम पे हीट प्रोड्यूस होती है तो वो एक तरीके से मिरर फॉर्मेशन के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसलिए यहाँ पे फिल्टर्स लगते हैं। तो फिल्टर्स किस लिए है, ये हीट एब्जॉर्बिंग फिल्टर्स हैं, या फिर समटाइम दे आर द बैरियर फिल्टर्स। दैट डिपेंड कि हम कौन से टाइप का जो सैम्पल है वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अगर कोई ऐसा सैंपल है जो एक तरीके से कह सकते हो कंटिन्यूसली हीट जो है प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एब्जॉर्बिंग फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉलर्स इल्यूमिनेशन है at their side of. Okay, now how microscopes work. तो अगर हम इसका फंक्शन देखें तो हमें पता है इसे कैसे यूज़ करते हैं हम, तो एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
Like the first thing what we have to do, grasp the microscope arm with one hand and place your one hand another the base. तो एक हाथ हम हमेशा बेस पे रखते हैं नीचे के साइड में जहाँ पे हम स्लाइड सेट कर रहे होते हैं, दूसरा हाथ हमारा कहाँ पे होता है, उसके आर्म पे होता है. Now they place a microscope on the bench and adjust seat and clean lenses. सबसे पहला जो काम तुम्हें करना चाहिए, तुम करते नहीं हो उसमें मोस्टली टाइम, उसका है लेंसेज को क्लीन करना चाहिए. एक सोल्यूशन आता है पर्टिकुलर लेंस क्लीनर आता है जो लैब में होता है, तो उससे लेंस को क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए. टर्न द कॉरस एडजस्टमेंट नॉब टू रेज द बॉडी ट्यूब. फिर उसके बाद आप जो नॉब है उसकी उसको ऊपर कर सकते हो, जो नीचे वाली नॉब है स्लाइड को एडजस्ट करने के लिए. Resolve the nose place to set lower power objective lenses. तो उसके बाद जो भी है अपना nose piece को है सेट करेंगे फॉर द लोअर ऑब्जेक्टिव लेंस. तो जो सबसे डिपेंड करता है कि आप कौन सी रेजोल्यूशन पे उसको देखना चाहते हो, आपका क्या पर्टिकुलर चीज़ है जिसको आप किस रेजोल्यूशन पे देखना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने लेंसेज को क्या करोगे, सेट करोगे. Place the slide on the stage, secure the stage clip, switch on the light at low intensity and then increase intensity. तो उसके बाद लाइट्स ऑन कर सकते हो, क्योंकि लाइट अगर नहीं होगी तो उसमें से लाइट पास नहीं हो पाएगी, और लाइट अगर उसमें से पास नहीं होगी तो आप क्लियर मैग्निफिकेशन नहीं देख सकते. तो इसलिए वहाँ पे लाइट का होना क्या है, ज़रूरी है. तो कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमें पता है कि हाउ टू यूज़ अ माइक्रोस्कोप. Then turn the coarse adjustment knob to lower the body tube until the low power objective reaches its lowest point. तो ये जब तक अपने lowest point तक नहीं पहुंचाता, सबसे पहले हमें इसको lowest point तक ही पहुंचाना होता है. तो ऐसा नहीं है कि वो स्लाइड को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, जस्ट उसके ऊपर रहना चाहिए. उसके बाद आप जाके उसके मैग्निफिकेशन नॉब से या फिर रिजॉल्विंग नॉब से उसको क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो. Looking through the eyepiece, very slowly move the chorus and adjustment knob until the specimen come into focus. तो जब तक फोकसिंग नॉब को आप तब तक रोटेट करोगे जब तक वो बहुत स्लोली मूव करना है. तो बहुत पेशेंस लगता है थोड़ा टाइम में फोकस करने में, ऐसा नहीं है हमेशा एकदम से फोकस हो जाता है. तो एक बार अगर फोकस करके उसको थोड़ा सा रखो, जैसे अगर सिंगल हैंडेड माइक्रोस्कोप है, कोई अपना पर्सनल किसी का माइक्रोस्कोप है, तो उसके लिए वो चीज़ बहुत ईजी है, क्योंकि उसको वो चीज़ क्या है, एक ही बार एडजस्ट करनी है. लेकिन अगर उसको जैसे लैब में, हमारी लैब में यूज़ हो रहा है या फिर कहीं ऐसी जगह पे यूज़ हो रहा है जहाँ पे बहुत सारे लोग उसको यूज़ में ले रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका एडजस्टमेंट जो है वो बिगड़ जाता है. तो इसलिए बार बार उसको फोकस करने में क्या है, थोड़ा टाइम लगता है. So adjust distance between eyepieces, so that have to be done. Switch to the high power objective lens only after adjusting condenser and iris diaphragm. तो जब condenser और iris diaphragm हमारी एक तरीके से सेट हो जाएगी, तब हम high power objective lens को यूज़ करेंगे. Place a drop of oil over specimen before using oil immersion objectives. तो अगर हम कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो कि oil immersion है, तो उसमें हम ऑयल के ड्रॉप को डालेंगे, अदरवाइज वी कैन यूज द ग्लिसरीन और स्टेनिंग ऑब्जेक्ट्स. लोअर द ऑब्जेक्टिव अंटिल टू ऑयल मेक कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्टिव. सो उसमें ऑब्जेक्टिव यूनिट के अंदर जो है ऑयल को क्या करना चाहिए, पूरा अपना कांटेक्ट बना लेना चाहिए, क्योंकि ऑयल की पूरी एक लेयर बन जाती है उस पर्टिकुलर लेंस के ऊपर. तो लेंस के ऊपर जब तक ऑयल की लेयर नहीं बनेगी तब तक हम उसके ऑयल इमर्जन को या क्या है क्लियरली नहीं देख पाएंगे. उसकी लेयर्स जो है वो पूरी तरीके से ग्लास के ऊपर, स्लाइड के ऊपर पूरी तरीके से इफेक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए एक तरीके से. By raising the objective lens, after that we can see the how the internal portion of that particular object is looking. So cause of error in the focusing. So some error always come when we try to focus under the microscope. Like what kind of errors can become? Like the revolving nose piece is off center. मोस्टली जो नोज पीस होता है उसका रिवॉल्व करने का वो ऑफ सेंटर हो जाता है. प्रिपरेशन इज अपसाइड डाउन. समटाइम जो तुम प्रिपेयर कर रहे होते हो वो पूरी तरीके से बिगड़ भी सकता है. थिक कवर स्लिप्स, जो कवर स्लिप हम यूज़ करते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा थिक हैं तो उसमें से भी लाइट अच्छे से पास नहीं हो पाती, तो वो क्लियर नहीं दिखता. डर्ट और ड्राइड ऑयल कवर लेंस ओवर लेंसेज. तो कोई भी मिट्टी या फिर कोई भी डर्ट है अगर वो उस पर है तब भी तुम्हें क्लियर नहीं दिखेगा. एयर बबल इन इमर्शन ऑयल्स. एयर बबल नहीं होने चाहिए, चाहे वो इमर्शन ऑयल हो या फिर नॉर्मल स्लाइड भी हो. जब तुम इसमें कवर स्लिप डालते हो तो उसमें मिनिमाइज होना चाहिए कि एयर बबल नहीं आए.
पुअर इल्यूमिनेशन, कंडेंसर नॉट फुली रैक्ड अप। तो इल्यूमिनेशन भी कभी कभी क्या हो सकता है, पुअर हो सकता है, कंडेंसर सही से काम नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे इल्यूमिनेशन क्या है, क्लियरली नहीं दिख सकता, कोई ना कोई प्रॉब्लम वहाँ पे फेस हो सकती है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है तुम्हारा। ये फेस कंट्रास्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंदर तो पूछ लो। कोई प्रॉब्लम है किसी को, कुछ और पूछना है? तुम्हारी इन दोनों की लैब्स भी हैं वैसे तो, लैब में भी, लेकिन तुम्हारी थ्योरी चलेगी आई थिंक अभी तो फिर चलते हैं इसको कोर्स कंप्लीट करके, शायद पता नहीं सितंबर अक्टूबर में अगर तुम्हारा खुले तो लैब हो जाएंगी तुम्हारी मोस्ट प्रोबेबली। बट अभी तो तुम्हारी लास्ट सेमेस्टर की कॉपीज चेक ही नहीं हुई, हमारे पास तुम्हारा वी बॉक्स का पोर्टल ही नहीं आया अभी तक, पता नहीं तुम्हें कैसे मार्क्स मिलेंगे। पूछना है कुछ, कोई प्रॉब्लम है किसी को? सब कुछ सब समझ में आ गया? बहुत ज़्यादा समझदार हो गए भाई तुम लॉकडाउन में। चलो ठीक है, जाओ सब समझ में आ गया।